अ, हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सत्येंद्र पाल सिंह सर जुड़ चुके हैं। हम लोग जल्द ही इस वेबिनार की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को म्यूट कर लेना चाहिए अपने आप को, जिससे कि किसी तरीके की कोई बाधा ना हो। लगभग 300 से ज़्यादा हमारे पास पार्टिसिपेशन आए थे। उसमें से अब तक हम देख रहे हैं 37 के करीब हैं। कोई बात नहीं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। हाँ जी सर, आपका स्क्रीन शो हो रही है। हाँ मनीष, जी सर, आपकी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है, बस आपका वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ जी जी, अब दिख रहे हैं सर। दिख रहा है ना? आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही है। अच्छा, एक बार पीपीटी चेक कर लो। पीपीटी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रही है सर, पीपीटी दिख रही है। दिख रही है ना? जी और ऐसा करना, अगर बीच में कहीं रुक जाए ना, जी जी, अगर तो मैं बता पीपीटी रुक दूंगा। जाए तो मोबाइल पे कॉल कर देना, ठीक है सर। या इसमें चैटिंग में भी डाल देना, ठीक है सर। है ना? ठीक है जी तो सर, क्या तो हम लोग स्टार्ट करें। अभी हो गया शुरू? के टाइम हो गया? हाँ, 1 मिनट और है, 3 बजे का टाइम था। लोग जुड़ते रहेंगे, आप स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। 5 मिनट और दे दूं? कई बार थोड़ा इंडियन टाइम लोगों की आदत होती है थोड़ा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, थोड़ा पीछे क्या स्क्रीन आपकी ठीक है? सबको ठीक है? हाँ, कंफर्टेबल है? हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे अब तक जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी लोगों को मैं मंदसौर विश्वविद्यालय मंदसौर की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और हम सबके बीच जुड़ रहे हैं। लगातार और भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ में। आज की इस वेबिनार का विषय जो हमने रखा है वो पब्लिक रिलेशंस ड्यूरिंग कोविड-19। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का जो संक्रमण काल है, ये शायद ही कभी ऐसा ऐसा माहौल रहा हो कि हम लगभग 6 महीने से घरों में पैक हैं। अब धीरे धीरे प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है बाहर निकलने की भी, लेकिन उसमें पब्लिक रिलेशन का क्या रोल प्ले है, पब्लिक रिलेशन होता क्या है, कैसे पब्लिक रिलेशन के जरिए कोविड-19 के इस काल से निपटा जाए, इन सभी बातों को लेकर के हमने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष प्रोफेसर सत्येंद्र पाल सिंह सर को हमने इनवाइट किया है। सर का एक लंबा अनुभव पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ भी रहा है। साथ में वो खुद एक ऐसे विषय के प्रोफेसर हैं, रह चुके हैं, और मास कम्युनिकेशन के ही प्रोफेसर रह चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी संस्थान में। इसके साथ में ही रोजगार और निर्माण जो पत्रिका है मध्य प्रदेश शासन की, उसके प्रधान संपादक भी हैं। तो हम बस 2 से 3 मिनट में हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि 44 लोग जुड़ चुके हैं और कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर हम इसको स्टार्ट करें। सभी लोग म्यूट कर लें अपने आप को, और 3:40 या 45 तक हम फीडबैक लिंक प्रोवाइड कराएंगे। तब तक मुझे लगता है आप सबको सुनना चाहिए सर को बहुत धैर्य के साथ में। जी सर। मेरी आवाज़ नहीं आई।
तैयारी हुई एक बार? एक पहले समय की चेक करके समय की यार उसकी फोटो का चेक करेंगे। इनको दिखा है वो थोड़ा अंदाजा मैंने देखी नहीं। ठीक है दिख रही है दिख रही है ठीक है कुछ ठीक है हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है। सर हम लोग शुरुआत करते हैं, लोग जुड़ते रहेंगे फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे वो। तो एक बार फिर से मैं पुष्पेंद्र सिंह सर का तहे दिल से आभारी हूँ कि सर ने अपने कीमती व्यस्ततम समय में से समय निकाला और इस एक दिवसीय वेबिनार के लिए हाँ भरी। मुझे लगता है कि एक ऐसे विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जिस पर बात करना इस समय की ज़रूरत है। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सर को मैं बोल रहा हूँ कि सर इस पूरे रूपरेखा इस कार्यक्रम की पब्लिक रिलेशन ड्यूरिंग कोविड-19 कैसे इसके साथ में कनेक्ट हो जो हमारे प्रतिभागी हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं जिसको यूट्यूब पर भी इसको कर रहे हैं, लाइव प्रसारण कर रहे हैं कि जो लोग यूट्यूब पर भी देख सकें इसे। सर आप अपना व्याख्यान स्टार्ट करें। थैंक यू मनीष। सबसे पहले तो मैं मंदसौर यूनिवर्सिटी और मंदसौर यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज ये जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है पब्लिक रिलेशन ड्यूरिंग कोविड-19 इस विषय पर एक वर्कशॉप या वेबिनार इसको जो भी कहें वो एक आयोजित किया है यहाँ पर। और खास तौर से मैं मनीष आपका जो है धन्यवाद करता हूं कि आपने संपर्क किया और इस विषय के लिए आपने अनुरोध किया। और जितने भी विद्यार्थी जनरली मास कम्युनिकेशन के मंदसौर यूनिवर्सिटी के यहाँ जुड़े हुए हैं और पूरे देश भर के जो पब्लिक रिलेशन और मास मीडिया
से जो जुड़े हुए फैकल्टी मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो आज जुड़े हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और हम लोग बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने इसको प्रेजेंटेशन को 2 अलग-अलग भागों में डिवाइड किया है। तो थोड़ा सा शुरुआत में आपको बता दूं कि पहले हम थोड़ी सी बातचीत, क्योंकि विद्यार्थी भी कुछ इसमें जुड़े हुए हैं, तो पब्लिक रिलेशन क्या है, पब्लिक रिलेशन का क्या महत्व है, पब्लिक रिलेशन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, थोड़ा सा इसके बारे में, और एक गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन का जो रोल होता है वो किस तरह का है। क्योंकि कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो कोविड-19 में जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो ये अभी खत्म नहीं हुई है भूमिका, वो शासकीय जनसंपर्क या गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जो सारी जानकारियां हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं वो गवर्नमेंट सोर्सेज से, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं, जो हेल्थ और होम मिनिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, उनसे सारी जानकारियां लोगों तक पहुंच रही हैं, इसलिए गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन। तो आज जो हमारी पब्लिक रिलेशन ड्यूरिंग कोविड-19 की जो बातचीत होगी वो ज्यादातर गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन, और थोड़ा सा मैं चूंकि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, उसके पीआर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा उसके केस स्टडी को रख के सामने अपनी बात आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से काम हुआ और किस तरह से चीजें आगे बढ़ी, उसको हम रखेंगे। तो सबसे पहले तो एक पब्लिक रिलेशन क्या है, इसको अगर समझना है तो ये पीपीटी आप सभी को दिखाई दे रहा है? जी सर, जी पीपीटी दिखाई दे रहा है ना जी? ठीक है, यस सर, यस सर। लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज पब्लिक रिलेशन इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में पब्लिक रिलेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि पब्लिक रिलेशन इज द डेलिब्रेट प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू एस्टेब्लिश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन गवर्नमेंट एंड इट्स पब्लिक। जब हम गवर्नमेंट और उसके पब्लिक के बीच की बात करते हैं, मतलब एक बिल्कुल सुनियोजित ढंग से प्लानिंग के साथ जो एक हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो पूरा एक एफर्ट करते हैं, उसको हम पब्लिक रिलेशन के अंतर्गत लेते हैं। और जो गवर्नमेंट और पब्लिक्स के बीच की जो बात करते हैं, तो आमतौर पे गवर्नमेंट की जब पब्लिक्स को हम जो पब्लिक रिलेशन का जो टेक्निकल टर्म है उसमें हम देखते हैं कि वो लक्ष्य समूह जिससे हमको संवाद करना है, जिससे हमको कम्युनिकेट करना है, या जिस तक हमको मैसेज पहुंचाना है, या हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो उस तक हमको पहुंचानी है, और उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करके हम उन थॉट्स को या ओपिनियंस को कन्वे करके हम उनका सपोर्ट या उनका फेवर या उनके बिहेवियर में चेंज, या एक तरह से हम कहते हैं कि एक अनुकूल वातावरण, एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करना, जो भी कई अलग अलग उद्देश्य हमारे होते हैं, तो उस उद्देश्य से हम लक्ष्य समूह से संपर्क करते हैं, तो उसे हम पब्लिक रिलेशन में उसको हम पब्लिक्स के रूप में हम जानते हैं। और आमतौर पे जब गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन की हम बात करते हैं तो जो पूरी पब्लिक है, यानी आम जनता है, आम जनता एक तरह से गवर्नमेंट के लिए पब्लिक है। कभी कभी हमें अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समूहों से बातचीत करनी होती है, तो जब जिस वर्ग को चुनते हैं, जब जिस समूह को चुनते हैं, जिस एरिया को चुनते हैं, तो फिर वो एरिया के जो लोग हैं, उस वर्गों के लोग हैं, उस समूह के जो लोग हैं, वो पब्लिक्स के रूप में हमारे सामने होते हैं। पर एक तरह से गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन में हम देखते हैं कि पूरा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो पूरी तरह से आम आदमी, एक आम नागरिक जो है वो पब्लिक्स के रूप में सामने होता है। सीधे सभी से संवाद करने की आवश्यकता शासकीय जनसंपर्क में होती है। और इसमें हम बहुत सारा देखते हैं कि इवेंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से, अलग अलग जो आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं। तो हमारे बहुत सारे टूल होते हैं, प्रिंट मीडिया के टूल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टूल हैं, और मीडिया तक कांटेक्ट करते हैं तो हम प्रेस फ्लोट वगैरह के माध्यम से, एग्जीबिशन, बहुत सारे हाउस जर्नल हैं, न्यूज बुलेटिन है, ये हमारे डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो इस तरह से हम पब्लिक रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। और पब्लिक रिलेशन का जो रोल होता है, गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वो जो भूमिका है उसमें असिस्टिंग द न्यूज मीडिया इन कवरेज ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज के कवरेज में न्यूज मीडिया को असिस्ट करना, यानी कि उन तक खबरें पहुंचाना, उनको इनवाइट करना, उनको जानकारियां देना, रिपोर्टिंग द सिटीजनरी और गवर्नमेंट एक्टिविटीज पर
आम नागरिक को खबरें देना मीडिया के माध्यम से और दूसरे जितने भी टूल जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, इंक्रीजिंग द इंटरनल कोहेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो अपने आपस में जो मशीनरी है, आपस में अधिकारीगण हैं, आपस में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में एक कोहेशन जो है वो डेवलप करना, उसको बढ़ाना, ये भी गवर्नमेंट पीआर का काम है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट सेंसिटिव टू इट्स पब्लिक, अपनी जनता के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति गवर्नमेंट जो है संवेदनशील हो, और तो ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी एक तरह से फीडबैक के रूप में गवर्नमेंट तक पहुंचाना जिससे कि वो संवेदनशीलता बढ़े। मोबिलाइजेशन ऑफ सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ, यानी गवर्नमेंट के पक्ष में वातावरण बनाना, उसको सपोर्ट दिलाना, जन समर्थन या जनमत उसके पक्ष में निर्माण करना एक तरह से। और अगर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के रूप में हम देखें तो बेसिक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या है, तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन टू द सिटीजन्स, नागरिकों को सूचनाएं प्रेषित करना और उनको शिक्षित करना। द एफर्ट्स शुड आल्सो मोटिवेट द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब आम आदमी को, पब्लिक को, जनता को मोटिवेट करना, उसको प्रेरित करना, एक तरह से ये उद्देश्य कहीं ना कहीं हमारा है कि हम जो है वो जो नेशनल इंटरेस्ट में उसको मोटिवेट करें और टू डिस्चार्ज दीज फंक्शंस मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल मैनर, और एक अर्थपूर्ण ढंग से, एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से इन कार्यों को अंजाम देना। सर स्क्रीन शेयर शायद नहीं हो रही है, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही, कहाँ तक देखी आपने? अभी फ्रंट ही दिख रहा है। अभी जी अभी भी नहीं, स्क्रीन नहीं, आगे नहीं बढ़ रही है स्क्रीन। कोई प्रॉब्लम आएगी बार बार। कुछ फॉर्मेट और को चक्कर तो टेक्निक। क्या पहली स्लाइड से आगे नहीं बढ़ी मनीष? जी सर, जी पहली स्लाइड ही थी बस। अच्छा, उसके आगे नहीं बढ़ी। अब देखिए बढ़ रही है कि आगे? अभी भी नहीं सर, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। देखिए वहां से कोई एनेबल तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तो हो रहा है सर, यहाँ से मैंने इनेबल कर दिया है। सर वहां से आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन होगा सर। हाँ, स्क्रीन शेयर तो कर दिया है, यहाँ से स्क्रीन शेयर करो। हाँ मैंने कर दिया सर, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑन है। पीपी सर वहां से आप स्क्रीन शेयर कीजिए जो आपकी स्लाइड है। हाँ स्क्रीन शेयर किया है, यहाँ से कर रहे हैं, पहले भी किया था, अभी फिर कर रहे हैं इसको। देखिए अब आ रही क्या? जी सर, जी सर। सर। हाँ। अच्छा एक बार चेंज करके देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये फर्स्ट स्लाइड। जी अब देखिए अब आ रही है। हाँ अब चेंज हो रही है सर। अब हो रही है ना? जी सर। हाँ, तो मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं कि जो हम बात कर रहे थे
कि पब्लिक रिलेशन को जो है किस तरह से हम जो है देखते हैं गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन को, तो गवर्नमेंट और उसके पब्लिक के बीच में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के रूप में हम देखते हैं, और उसको हम एक बहुत प्लानिंग के साथ काम करते हैं। और इसमें जो है मीडिया कवरेज को असिस्ट करना, गवर्नमेंट एक्टिविटीज को मीडिया तक रिपोर्ट करना, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में इंटरनल कोहेशन डेवलप करना, गवर्नमेंट को पब्लिक के प्रति सेंसिटिव बनाना, और मोबिलाइजेशन ऑफ सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ये सारे फंक्शंस एक तरह से होते हैं। और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हम देखें तो हम एक तरह से जो है वो हम नागरिक को इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करने के उद्देश्य से हम काम करते हैं। और उसमें मेन उद्देश्य हमारा कि पब्लिक को मोटिवेट करना, वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। और उसमें हम जो है बहुत मीनिंगफुल और पर्पजफुल ढंग से काम करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में किस तरह से पब्लिक का सपोर्ट लिया जा सके और जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज है उनको पब्लिक तक पहुंचाया जा सके। और इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत नॉन पॉलिटिकल ढंग से, नॉन कंट्रोवर्शियल ढंग से पूरा काम करें उसको। और कोशिश ये होती है कि जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में एक तरह से बहुत क्लियरिटी रख के जो है काम किया जाए जो है। और इसी में और अगर हम देखें तो हमारा ये रहता है कि किस तरह से जो हमारा ये है कि जो इंटरेस्ट इन द वेल बीइंग ऑफ द पब्लिक एज ए होल एंड प्रमोट द मैनी साइडेड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट को भी हमें देखना है और जो नेशनल जो डेवलपमेंट है उसके जो डिफरेंट एंगल्स हैं, अलग अलग जो आयाम हैं, उनको भी हमें किसी तरह से ये डेवलप करना है, ये भी हमारा उद्देश्य रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक रिलेशन में जो है जो पीआर स्ट्रेटेजी है कैसे उसको हम करते हैं, तो हम उसको की रिजल्ट एरिया हमको एक तरह से डिटरमाइन करने होते हैं, अपना रोल बहुत बेहतर ढंग से डिफाइन करना होता है, फिर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत सिलेक्ट होकर और बहुत ही उनको सेट करना होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारे रखने हैं, इनमें बहुत क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। और एक्शन प्लान एक बनाना होता है कि जो है कि वो पूरी प्रोग्रामिंग है, शेड्यूलिंग है, बजटिंग है, इसको कैसे काम करेंगे, कैसे पब्लिक तक पहुंचेंगे। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स करना और रूल ऑफ प्रोसीजर स्टेब्लिश करना, मतलब पूरे काम के लिए, उद्देश्यों के लिए किस तरह से हम करें, ये पूरा एक बहुत वेल प्लान्ड एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है जिसको हमें करना होता है। और यहाँ पर जो है फिर हम उसके लिए जो है प्लानिंग और सक्सेसफुल कैंपेन के लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है कि असेसमेंट ऑफ द नीड्स, गोल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ टारगेट ऑडियंस, सिस्टमैटिक कैंपेन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, कंप्लीमेंट्री रोल ऑफ मास मीडिया एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि मास मीडिया को भी हमको अलग अलग तरीके से उसकी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ती है, तो हम कैसे उसका मैक्सिमम और अधिकतम उसका उपयोग कर सकें, ये हमको सुनिश्चित करना होता है। और एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर टारगेट ऑडियंस, हमारा जो पब्लिक से जो लक्ष्य समूह है उस तक पहुंचने के लिए मीडिया कौन सा उपयुक्त है, इसको भी बहुत सोच समझ कर तय करना होता है कि हम प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया है, या हमें आउटडोर अगर पब्लिसिटी में हमें जाना है तो हमारे पास बहुत सारे जो मोड हैं, हमारे पब्लिकेशन हैं, हमारे होर्डिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, फिल्म हैं, किस माध्यम से, एग्जीबिशंस हैं, किस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे, तो ये भी हमें तय करना होता है। और इसको अगर हम देखें तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं कि पहले हमारी जो रिसर्च है, रिसर्च हम करते हैं कि हमको काम करने के पहले सारी जानकारियां जुटानी होती हैं, सारे फैक्ट फिगर एकत्रित करने होते हैं। और इसमें हम कहते हैं लिसनिंग, इसको लिसनिंग इसलिए कहते हैं कि हमको जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वो आपसे अपेक्षा करते हैं, जनता से, सरकार से क्या अपेक्षा करती है, इन सबको समझना, इन सबसे जुड़ी हुई जानकारी एकत्रित करना, जिससे हम उसकी जो नीड है उसको हम समझ पाते हैं, उसकी नेसेसिटी को हम समझ पाते हैं और उसके मुताबिक तय करते हैं कि हम को कैसे काम करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी सूचनाएं उनके लिए जरूरी है, क्या उनको चाहिए, ये हम तय कर पाएंगे। फिर प्लानिंग, उसके मुताबिक प्लानिंग है जिसको हम डिसीजन मेकिंग के रूप में जानते हैं कि हम उसकी जो पूरी प्लानिंग करके कि हम जो है उसमें पूरा एक क्या प्रोग्राम होगा, कैसे हम उसको प्रोसेस करेंगे, उसका टाइमिंग इत्यादि, ये सब जो है उसकी पूरी पॉलिसी उसकी तैयार होगी जिससे कि लोगों की जरूरतों को हम पूरा कर सके।
फिर उसमें है एक्शन। एक्शन में ये कि जब हमारा पूरा जो कैंपेन है जो चल रहा है, उस कैंपेन को लगातार वॉच करना, लगातार उसको स्टडी करना, लगातार उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना कि कब उसमें जरूरत है उसको कुछ टर्न करने की, कब उसको चेंज करने की जरूरत है। ये पूरा जो है वो एक एक्शन में आता है। और फिर रिवोल्यूशन है कि यानी जो भी पूरा एक्शन हुआ है वो कितना इफेक्टिव रहा, कितना सक्सेसफुल रहा, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड रहा, जो हमारे उद्देश्य थे उनको पूरा कर पाए, ये सारा जो है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें कि अलग अलग जो फेज होते हैं, उन फेजेस के रूप में अगर इसको जनसंपर्क को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें आपको, तो फर्स्ट फेज हमारा होता है आइडेंटिफाइंग एंड लिस्टिंग आउट द इंफॉर्मेशन फॉर मैसेज टू द कम्युनिकेटर। मतलब हमको जो है वो एक सूची बनानी होती है, उनको एक लिस्ट करके उनको आइडेंटिफाई करना होता है, कौन कौन सी सूचनाएं, कौन कौन सी जानकारी हमें लोगों तक देनी है, क्योंकि जरूरत के मुताबिक हमने वो तय किया। सेकंड फेज में हम कहते हैं ascertain the existing image or awareness level about the issue in the target group or common public। अभी जो लेवल है, हमारी जो एक्शन प्लान जो शुरू हुआ है हमारा, उस समय तक वो क्या लेवल है उनका, कितनी जानकारियां हैं उस विषय में, उस मुद्दे में कितनी समझ रखते हैं और हमें कहां से शुरू करना है, ये हमें तय करना होता है। थर्ड फेज में डेवलपिंग ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज। फिर हम अपने उद्देश्यों को तय करते हैं कि अब हम क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक हमें काम आगे बढ़ाना है अपना। फोर्थ पेज में हम कहते हैं डील्स विद डेवलपिंग द मैसेज एंड चूजिंग द मीडिया टू ट्रांसिट। तो ट्रांजिट करने के लिए मीडिया का सिलेक्शन हम करते हैं कि कौन से माध्यम से हमको लोगों तक पहुंचना है। फिफ्थ फेज में हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैसेज एंड मीडिया कोऑर्डिनेशन फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ मैसेज। फिर यहाँ पर हम मैसेज का जो है इम्प्लीमेंटेशन और मीडिया कोऑर्डिनेशन पर हम फोकस करते हैं। सिक्स फेज में हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस टू चेक वेदर मैसेज रीच प्रॉपरली एंड द एक्सपेक्टेड एक्शन और बिहेवियर और नॉलेज ऑन इमेज फैक्टर। हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी जो प्रोसेस हमने स्टार्ट की है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, और उसको कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, जो हम एक्सपेक्टेड एक्शन चाहते थे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेवंथ फेज में इन केस द मैसेज डिड नॉट रीच प्रॉपरली आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द इनइफेक्टिवनेस एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ द सेम एंड डिसेमिनेट द रिवाइज्ड मैसेज। यानी अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा है, और उसको हमको फिर उसको रिवाइज करना है, उसको उसकी इनइफेक्टिवनेस को चेक करना है और रिवाइज करके फिर उसको रिपीट करना है। तो इस तरह से अगर ओवरऑल हम देखें तो जो प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन है उसमें पहला स्टेज होगा फैक्ट फाइंडिंग या रिसर्च जिसमें हम कहते हैं, जिसमें हमको सिचुएशन को समझना है, बैकग्राउंड हमको देखना है, कॉजेस को देखना है, प्रेसिडेंट्स को देखना है, एलाइज किन के साथ मिलकर काम करेंगे क्या है, अपोनेंट्स क्या हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें न्यूट्रल्स क्या हैं, इन सबको हमें देखना है। सेकंड फेज में हम प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग में जाते हैं, जिसमें हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, रिस्क हैं, बेनिफिट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, डिसीजंस हैं, टैक्टिक्स है। प्रपोजल हमारा तैयार होगा जिसमें व्हीकल्स है, मीडिया है, टैलेंट है, कॉस्ट है, अप्रूवल, कमिटमेंट, सपोर्ट, पार्टिसिपेशन है। तो ये सब चीजों का अप्रूवल होगा, पहले स्ट्रेटेजिक प्लान होगा, फिर प्रपोजल तैयार होगा, फिर अप्रूवल होगा। फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है जिसमें एक्शन की हम बात करते हैं, टाइमिंग, रिपीटिशन और फॉलो, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर उसके बाद जब हम इवेल्यूशन के स्टेज में आते हैं तो हम जो है जो यार्डस्टिक्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको देखते हैं। कंक्लूजन में हम रिवीजन करते हैं, रिन्यूअल है, टर्मिनेशन है, फीडबैक हासिल करना है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें हम इसको प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ये ब्रीफ में मैंने थोड़ा आपको बताने की कोशिश की कि गवर्नमेंट का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम करता है और पब्लिक रिलेशन की प्रोसेस क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसका पूरा एक ओवरऑल एक मतलब कितना चैलेंजिंग है और कितना प्लान्ड वे में ये काम होता है, उसको हमने समझने की कोशिश की है। अब मैं आता हूँ जो हमारा विषय जो है कि पब्लिक रिलेशन ड्यूरिंग कोविड-19। देखिए कोविड-19 के दौरान जो पब्लिक रिलेशन है इसको आपको बहुत ही अलग ढंग से देखना होगा, बहुत अलग ढंग से समझना होगा, क्योंकि पब्लिक रिलेशन की बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। हम हमेशा पब्लिक रिलेशन को बहुत चैलेंजिंग मानते हैं और अगर कुछ उद्देश्यों को लेकर कुछ काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन उद्देश्यों को प्राप्त करना, सफलतापूर्वक काम करना उसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन
जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 में जो इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग काम था पब्लिक रिलेशन का इस दौरान, और चैलेंजिंग इसलिए था कि आपके सामने सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहली बार देश और दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने, सभी राज्यों के सामने, गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के सामने एक ऐसी चुनौती सामने आई कि जिसके बारे में लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था। एक ऐसा वायरस, एक ऐसा संक्रमण जिसका कोई वैक्सीन नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानकारियां भी नहीं है, बस कुछ जानकारियां हैं जिनके आधार पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया में लोग उसी के आधार पर काम कर रहे हैं, और एज ए गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो राज्यों के जनसंपर्क विभाग हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जनसंपर्क विभाग हो, सबकी जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले अपने नागरिकों को बचाना, अपने लोगों को सुरक्षित रखना, उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना कि ये संक्रमण क्या है, ये वायरस क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे बचने का उपाय बताना। फिर उसके बाद अगर आप उससे किसी तरह से उसकी चपेट में आ गए, संक्रमित हो गए, तो फिर आगे उसका इलाज कहाँ है, क्या है, सरकार ने क्या व्यवस्था की इलाज के लिए, कैसे आप अपने आप को इलाज के लिए तैयार कर सकते हैं, कहाँ से इलाज ले सकते हैं, क्या उसकी व्यवस्था है, इस पे बात करना। फिर उसके बाद लॉकडाउन अगर है तो लॉकडाउन के दौरान जो व्यवस्थाएं थी सरकार की, उनकी बात करना, लॉकडाउन में लोगों का पेशेंस, लोगों का धैर्य। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इतनी अलग अलग चीजें हो रही थी और इतनी तेजी से घट रही थी कि पब्लिक रिलेशन के सामने एक चुनौती थी कि सबको कैसे एड्रेस करें और उनका सबका तत्काल समाधान देना, और हर बार चीजें तेजी से बदल रही थी। तो आप देखेंगे कि जो एक बड़ा चैलेंज था कि इसमें एक हम देखेंगे कि एक कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनके कई तरह का इसमें मिक्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें कई अलग अलग तरह से चीजें, कभी आपको ऐसा लगता है कि आप हेल्थ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कभी आपको लगता है आप साइंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कभी क्राइसिस मैनेजमेंट या क्राइसिस कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, कभी कल्चर कम्युनिकेशन। मतलब आपको अलग अलग तरीके से, जब आप लोगों को वायरस के बारे में अवेयर कर रहे होते हैं कि वायरस किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, कैसे उससे बचना है आपको, तो आप हेल्थ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जब वायरस के वैक्सीन की बात कर रहे होते हैं, वायरस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं कि वो कैसे बना हुआ है, उसकी संरचना क्या है, तो आप साइंस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और खासतौर से आप एक तरह से मेडिकल साइंस की बात कर रहे होते हैं वहां पे। जब आप लोगों को घरों में रहने की बात करते हैं, लॉकडाउन में सुरक्षित रहने की बात करते हैं, संक्रमण को तोड़ने की बात करते हैं, और उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उनकी आपूर्ति की बात करते हैं, बेसिक नीड्स की जो बात करते हैं, उनकी इलाज की बात करते हैं, तो आप क्राइसिस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जब आप देखते हैं कि लोग घर में रह पा रहे हैं लेकिन लोग घर में इरिटेट हो रहे हैं, लोग घर में अपने आपस में खबरें आई कि वायलेंस बढ़ रहा है, आपस में टकराव बढ़ रहा है लोगों में, तो हमने देखा कि जब हमारे बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो अपने अपने घरों को लौटने लगे, घरों को आने लगे, और एक ये बात सामने आई कि जो है सब लोग अपने घरों में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, सब लोग वहां से निकल देना चाहते थे लॉकडाउन के बावजूद भी। तो एक कल्चरल कम्युनिकेशन हमने देखा है किस तरह से जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें किस तरह से लोगों का आपस में जुड़ाव होता है, उसको हमने देखा। सोशल कम्युनिकेशन कई बार हमने देखा जब हमने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बात कर रहे थे, हमने देखा कि जो है किस तरह से कंटेनमेंट जोन, किस तरह से डिफरेंट जोन है उनके लोगों के साथ जो हमारा बिहेवियर था, किस तरह से हम अपने पड़ोसियों के साथ, किस तरह से जो हमारे जो हम कहते थे कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है, जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उनके साथ जो बिहेवियर है, जो कोरोना पॉजिटिव है उनके साथ जो बिहेवियर है, इसमें हमने देखा कि हम सोशल कम्युनिकेशन होते हुए हम देख रहे थे। फिर जब लोगों को हम घर में रहना सिखा रहे थे कि आप घर में जब फ्री टाइम है तो किस तरह से रहें, किस तरह से अपना दैनिक दिनचर्या रखें, किस तरह से अपना दिन बिताएं, किस तरह से आप अपने खाली समय का उपयोग कर सकते हैं। जब ये चीजें सिखा रहे थे तो हम लाइफ स्टाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, उनको योग करना की बात कर रहे थे, उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए किस तरह से वो इम्यून सिस्टम को अपने मजबूत करें, तो एक तरह से लाइफ स्टाइल कम्युनिकेशन पर हम बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जितना चैलेंजिंग कोविड-19 के दौरान पब्लिक रिलेशन आपको दिखाई देता है, इतना चैलेंजिंग आपको और कभी भी किसी भी दौर में आपको नहीं दिखाई देता। तो आमतौर पे जब पब्लिक रिलेशन होता है तो किसी एक घटना
किसी एक कैंपेन, किसी एक मुद्दे, किसी एक इशू को लेकर होता है और वहां सब चीजें फिक्स होती हैं कि वहां टारगेट ग्रुप फिक्स है, आपका एक मोड फिक्स है, आपका एक मीडियम फिक्स है, आप उसके आधार पर काम करते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ आपका लगातार एक तरह से देखा जाए तो चीजें लगातार बदल रही थी, चेंज हो रही थी और आपको लगातार सबको, और आप इसी आधार पर जब देखेंगे कि आपका जो पब्लिक्स है, आपका जो टारगेट ग्रुप है, वो भी लगातार बदल रहा था, लगातार तेजी से बदल रहा था। तो आपको हर बार अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही थी। अपनी स्ट्रेटेजी, मैंने आपको पूरी प्रोसेस पब्लिक रिलेशन की, जो गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन की आपको समझाई है, उस पूरी प्रोसेस को अगर आप ध्यान में रख के जब कोविड-19 के एग्जाम्पल को आप समझेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो स्ट्रेटेजी आपकी जो पूरी प्रोसेस है लगातार आपको बदलनी पड़ रही थी, लगातार आपकी प्लानिंग आपकी चेंज हो रही थी, लगातार आपको चीजें नए ढंग से, नए सिरे से प्लान करनी पड़ रही थी, क्योंकि हर बार नई चीजें सामने आ रही थी और आपको समाधान के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आपको नए टारगेट तय करने पड़ रहे थे, नए ऑब्जेक्टिव के साथ आपको काम करना पड़ रहा था। तो आप देखें कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट थे, इतने सारे कम्युनिकेशंस के जो टाइप्स हैं वो उनका एक तरह से कॉम्बिनेशन था, उनके एक तरह से बंच आपको देखने को मिल रहा था, इतने सारे अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन आपको अडॉप्ट करने पड़ रहे थे और उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका टारगेट ग्रुप भी लगातार, कभी आपको लगता था कि कॉमन मैन से आपको संवाद करना है, कभी आपको लगता था नहीं आपके टारगेट में जो आपको कम्युनिकेट करना है सिर्फ कोरोना पॉजिटिव लोगों से करना है, कभी आपको लगता था कि आपको कॉन्टेक्ट पर्सन से करना है, कभी आपको लगता था जो ट्रेवलर्स हैं उनसे बात करनी है। इस तरह से आप देखें, क्योंकि जब फर्स्ट फेज था, जब पहला चरण था, तो पहले चरण में जो बात इंपॉर्टेंट थी उसमें आपको जो पूरा काम करना था वो था कि देश के, प्रदेश के, समाज के हर नागरिक को आपको जागरूक करना था। आपको ये बताना था उसे कि जो कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस क्या है, किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, किस तरह से आपको संक्रमित कर सकता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, इसको बताना। तो यहाँ हमारा जो लक्ष्य समूह था, टारगेट ग्रुप था, वो एक कॉमन मैन था, एक आम नागरिक था और हर व्यक्ति को हमको ये बताना था, हर व्यक्ति को हमको जागरूक करना था। जब हम थोड़ा आगे बढ़े और हमने देखा कि कुछ लोग जो है संक्रमित हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, तो हमारा टारगेट ग्रुप फिर पब्लिक जो थी जिससे हमको कम्युनिकेट करना था, हमको कोरोना पॉजिटिव लोगों से कम्युनिकेट करना था कि अब आप पॉजिटिव हो गए हैं तो आपको इलाज के लिए कहाँ जाना है, किन अस्पतालों में व्यवस्था की गई है, किस तरह की व्यवस्था की गई है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, ये है। तो हम वहां पर कोरोना पॉजिटिव लोगों को कर रहे थे। फिर इसी बीच में हमें जब ये पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, जो संक्रमित हो सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है संक्रमित होने की या संभावना है संक्रमित होने की, तो उनको लगातार आइसोलेशन में ले जाना, क्वारंटीन, होम क्वारंटीन करना, या जो भी उनको है वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरह के कॉन्टेक्ट पर्सन थे जो सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक, तो उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना कि किस तरह से। फिर इसी तरह से जो विदेशों से आने वाले लोग थे, ट्रेवलर्स थे, या एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने वाले, एक शहर से दूसरे शहरों में जाने वाले, उन ट्रेवलर्स को क्या सावधानी रखनी है, किस तरह की सावधानी रखनी है, और वो कैसे अगर संक्रमित हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, उनको दूसरों को कैसे, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये उनको बताना। फिर जब इलाज की बात आई तो डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये हमारे पब्लिक्स हो गए, हमको इनको बताना था कि इनका मनोबल बढ़ाना, इनको, क्योंकि इनका कई बार मनोबल हमें गिरते हुए दिखाई दिया। कई बार ऐसा दिखाई दिया कि एक बार खबर आई कि एक अस्पताल के 20 डॉक्टरों ने कोरोना के डर की वजह से इस्तीफा दे दिया एक साथ। उनको समझाना, उनको बताना। कई बार जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन पर हमले हुए, कई बार उनके पड़ोस में, उनके जहां वो रहते थे, उनके परिवारजनों के साथ एक सोशल स्टिग्मा की हम बात करते हैं कि लोगों ने उनको भी भेदभाव की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, उनको भी ऐसी नजर से देखना शुरू कर दिया कि ये कोरोना फैला सकते हैं, कोरोना कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आने लगी। तो उनके प्रति एक संवेदनशील वातावरण बनाना, उनके मनोबल को बढ़ाना, उनको सपोर्ट देना, उनको एक तरह से जो कोरोना वॉरियर जिनको हमने कहा कि उनको किस तरह से वो काम करें और अपना पूरा बेस्ट दें, और क्योंकि अगर उनका मनोबल कम हुआ तो फिर हम इस समस्या को कैसे समाधान करेंगे। इसी तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज है, कई बार
आपने खबरें पढ़ी कि जो टेस्टिंग के लिए जो टीम जा रही थी, उनके जो है जो पुलिस के लोग गए या सिक्योरिटी के जो लोग थे, उन पर हमले हुए, उन पर आक्रमण हुए। तो उनको, उनके मनोबल को बढ़ाना, उनको समझाना, उनको एड्रेस करना, उनके प्रति एक संवेदनशील वातावरण तैयार करना। इसी तरह से जो सफाई कर्मचारी जो अस्पतालों में और जो बाहर अलग अलग शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जो सैनिटाइजर वर्कर थे और जो स्टाफ थे, उनको बताना, क्योंकि अगर वो सफाई नहीं रखेंगे, वो नहीं करेंगे, और अगर वो संक्रमण के डर से घर में बैठ जाएंगे तो कैसे काम होगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इतना चैलेंजिंग था कि लगातार लगातार चीजें बदलती जा रही थी। कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमने देखा कि जो लोग लगातार कोरोना के संक्रमण में योद्धा की तरह लगे हुए हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनके बीमा की बात करना, उनको पुरस्कृत करने की बात करना, क्योंकि इस तरह के उदाहरण बहुत कम समाज में देखने को मिलते हैं जब इस तरह का कोई संकट का दौर होता है। फिर बीच में एक बार बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर जो थे, वो आपने लगातार खबरें पढ़ी कि किस तरह से वो अपने घरों को वापस लौटने लगे, किस तरह से एक कठिनाई पैदा हुई, पैदल ही चल निकले, अपने अपने साधनों से, अपने अपने ऑटो से चल निकले वो, और कई हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी मौतें भी हुई। तो इस तरह से उनको एड्रेस करना, उनकी फिर जब कई बार मजबूरी में उनके लिए वाहनों की व्यवस्था, उनके लिए ट्रेन चलाई गई, विशेष ट्रेन चलाई गई, उनके सारे अरेंजमेंट से उनको सूचित करना, उनको जानकारियां देना, ये सारा काम फिर तो आपका पब्लिक वहां माइग्रेंट लेबर हो गए, उनको आपको एड्रेस करना था कि आपके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे आप चिंता मत करिए, मत घबराइए। फिर फार्मर्स, क्योंकि उस समय एक तरफ कोरोना का समय था, दूसरी तरफ किसान की फसल का पकने का समय था, किसानों की फसलें पक चुकी थी, उनके खेत में पकी हुई फसलें थी, उनको फसलों की कटाई करनी थी, फिर उसको बेचना था फसलों को मंडियों में ले जाकर। तो उनको एड्रेस करना कि उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हो रही सरकार, क्योंकि एक पकी हुई फसल खेत में खड़ी तो नहीं रहेगी, उसकी कटाई की व्यवस्था होगी। कटाई की व्यवस्था जब करनी थी तो हार्वेस्टर्स, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में लोगों ने आना जाना बंद कर रखा था, तो हार्वेस्टर्स अगर जो मशीनें जो आती हैं, वो अगर मशीनें लेकर लोग खेतों में नहीं पहुंचेंगे तो कटाई कैसे होगी। तो वहां पर फार्मर्स को एड्रेस करना। फिर फार्मर्स से एक निकल कर आया कि हार्वेस्टर्स को, जो मशीनों को ऑपरेट करने वाले लोग, उनको एड्रेस करना कि उनको कैसे, उनको ये बताना कि जो है कि आप आइए, आपके लिए हमने आने जाने की व्यवस्था की है, आपको अनुमति है, आप किसानों के खेतों में पहुंचिए और फसल को काटिए। फिर किसानों को मंडियों में जो की गई व्यवस्था है, उनका जो समर्थन मूल्य पर उपार्जन है, प्रोक्योरमेंट है, उसकी बात करना। फिर इसी बीच में बिजनेसमैन चिंतित हो गए, लंबे समय तक उनका जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनका लगातार बिजनेस बंद रहा, तो उनकी जो आर्थिक संकट उनके सामने आया, आर्थिक व्यवस्थाएं जो आई, जो मुश्किल में पड़ी, उनको एड्रेस करना कि किस तरह से उनके लिए सोच रही है सरकारें, कैसे व्यवस्था कर रही है, क्या होगा, उनको करना, तो उनको एड्रेस करना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो इंक्लूड जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो स्टाफ काम कर रहा है, उसको एड्रेस करना कि किस तरह से उसको मनोबल बढ़ा रहा है, कैसे वो आगे करे। फिर मीडिया पर्सन्स हैं, उनको लगातार सूचनाएं देते रहना, मीडिया पर्सन्स का भी मनोबल को बढ़ा के रखना, क्योंकि मीडिया पर्सन्स लगातार कोरोना जो के इलाज के लिए जो अस्पताल थे, उनके बीच वहां अस्पतालों में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, कंटेनमेंट जोन में जाकर बात कर रहे थे, समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर लोग बात कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें और भी बहुत सारे जो है जोड़े जा सकते हैं समूह। तो इतने अलग अलग डिफरेंट जो है लक्ष्य समूह थे, और हर बार आपको सबके साथ आपका मैसेज अलग होगा, सबका कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी अलग होगी, सबके साथ आपका लेवल अलग अलग होगा। तो ये इतनी तेजी से सारी चीजें बदल रही थी, इतनी तेजी से, तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आपकी अलर्टनेस, आपको हर समय नजर रखनी थी, हर समय आपको वॉच करना था, आपको प्रतिदिन, प्रति घंटे नहीं, आपको हर समय, हर पल, हर सेकंड आपको नजर रखनी थी कि कब कौन सी चीज सामने आ रही है और उसको कैसे एड्रेस करना है। उसके लिए आपका मैसेज क्या होगा, उसके लिए व्यवस्था क्या होगी, सरकार की प्लानिंग क्या होगी, सरकार को भी अपनी प्लानिंग, उनके लिए अरेंजमेंट करना, अस्पतालों के अरेंजमेंट करना, लॉकडाउन के अरेंजमेंट करना, लोगों को अवेयरनेस के अरेंजमेंट करना, घर में सुरक्षित रहने के लिए लोगों को जागरूक करना, किसानों को संदेश देना, मजदूरों की व्यवस्थाएं करना। अब देखिए कितनी अलग अलग चीजें लगातार हो रही थी, व्यापारियों से बात करना, लोगों की एक जो लोगों के रोजगार जाने लगे, लोगों की जो आर्थिक जो कठिनाइयां थी, उन पर उनको एड्रेस करना, लोगों को
हमने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दोबारा स्टार्ट करना, इतनी अलग अलग चीजें थी जो आपके सामने चैलेंज था, लगातार सबको एड्रेस आपको करना था। और मैंने यहाँ जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, उसी केस स्टडी के रूप में आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन ने सबको एड्रेस किया, सबके साथ संवाद किया, सबको जरूरी सूचनाएं पहुंचाई, और सारे वो विज्ञापनों के माध्यम से, मीडिया को प्रेस नोट्स के माध्यम से, जितने भी डिफरेंट टूल्स हो सकते थे उन सभी टूल्स का इस्तेमाल किया। और आप देखेंगे कि सबसे पहला जो फेज हम बात कर रहे थे कि अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस, आप देख रहे हैं कि कुछ प्रेस नोट्स मैंने यहाँ आपके सामने, पीपीटी दिखाई दे रहा है ना मनीष भाई? जी सर दिख रही है, दिख रहा है ना, और चेंज हो रहा है ना? हाँ जी, हो रहा है सर, हो रहा है जी, ठीक। तो ये कुछ प्रेस नोट्स आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है जानकारियां मीडिया के लोगों तक पहुंचाई, मीडिया के माध्यम से आम नागरिक को जागरूक किया, आम आदमी को जागरूक किया। आप ये विज्ञापन देख रहे हैं, कोरोना वायरस लक्षण एवं बचाव, ये फर्स्ट फेज की बात मैं आपसे कर रहा हूं, जब शुरुआती दौर था, जिस समय हम लोगों को बता रहे थे कि इसमें कैसे आप पहचानेंगे कि आपको कोरोना वायरस के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से आप बचाव करेंगे लोगों से अपना, और आपको जानकारी चाहिए तो आपका जो टोल फ्री नंबर है उसके बारे में आपको लोगों को बताने का काम किया। तो इस तरह से ये शुरुआती दौर था जब लोगों को जागरूक, और ये हर व्यक्ति को जागरूक करने का था। और आप देखेंगे कि इसके सफलता का जो अंदाजा है वो इससे लगाया जा सकता है कि हर व्यक्ति आज इस बात से जागरूक है कि मास्क का क्या महत्व है, हाथों को धोने का या सैनिटाइज करने का, 20 सेकंड तक सैनिटाइज करना, लगातार जल्दी सैनिटाइज करना, अपने हाथों को अपने नाक मुंह पर न लगाएं, उसको न छुएं, आप किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किस तरह से लक्षणों को पहचानें, ये सारी जानकारियां लगातार मीडिया के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। लगातार हेल्थ बुलेटिन जारी हुए कि किस तरह से जो है, कहां पर कितने पॉजिटिव लोग हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने लोगों का इलाज हो गया, कितने लोग स्वस्थ हो गए, ये लगातार जारी करना। फिर एक बात ये सामने आई कि उच्च जोखिम समूह के लोग हैं, उनको ज्यादा सुरक्षा देने की आवश्यकता है, जिसमें हमने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ज्यादा सुरक्षित, तो उनके बारे में, और जो ऐसे लोग जो है जो अन्य बीमारियों से, जो रक्तचाप है, अस्थमा, हृदय रोग, मधुमेह, क्योंकि ये खबरें भी आई कि ज्यादातर लोग ऐसे कोरोना संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हुई जो कि अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे, क्योंकि ये माना गया कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, जिससे वायरस ने उन पर अधिक असर दिखाया, जिसकी वजह से उनका जीवन खतरे में पड़ा। तो इन सब के बारे में लोगों को जो है लगातार जानकारी। फिर उसके बाद जो संक्रमित थे उनके इलाज की क्या व्यवस्था है, ट्रीटमेंट कहाँ है, क्या होगा, कैसे होगा, तो उनको न सिर्फ जो है ये बताना कि आपको इन अस्पतालों में आपके लिए व्यवस्था की गई, जो कोविड-19 सेंटर स्टेब्लिश किए गए थे उनके बारे में उनको बताना, साथ ही साथ उन लोगों को भी बताना, क्योंकि अस्पताल इत्यादि सारे जो लॉकडाउन था उसमें बंद हो गए थे, तो जो दूसरी बीमारियों से जो परेशान लोग हैं उनके लिए जो टेलीमेडिसिन की जो व्यवस्था की गई, टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित किए गए, वहां कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपने सिम्टम बताकर वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो उन सब के बारे में, तो ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था थी वो दोनों तरह के लोगों के लिए थी, जो कोरोना के संक्रमण से संक्रमित थे उनके लिए ट्रीटमेंट की जानकारी भी देना, और जो दूसरी बीमारियों से हैं लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन में दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आना जाना बंद है, उसकी वजह से उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको भी सारी जानकारियों को लोगों तक देने का काम एक तरह से किया गया। फिर जो है आप देखेंगे कि एक विज्ञापन अभी देख रहे हैं, घबराएं नहीं, जानकारी ही हमारा सुरक्षा कवच है। यह नहीं कि लोगों तक जानकारियां अधिक से अधिक पहुंचाना, सारी जानकारियों को लोगों तक देना, सारे सिम्टम्स के बारे में बताना, बचाव को बताना, हाई रिस्क के लोगों को बताना, ये सारी चीजें थी जिनको लगातार लोगों तक पहुंचाया गया। और इसमें जागरूकता का स्तर काफी देखा गया कि एक तरह से अधिकांश लोगों तक ये जानकारियां पहुंची और अधिकांश लोग जागरूक हुए और लोगों ने अपने बचाव के उपाय शुरू किए। जैसे ये देख रहे हैं आप एक विज्ञापन की, स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104,
जिसमें जो कोरोना ई परामर्श सेवा कि जो लोग उसके बारे में परामर्श लेना चाहते हैं, तो अलग अलग राज्यों में जो है ये शुरू हुई थी व्यवस्था, जिसको प्रोजेक्ट स्टेप 1 के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में लोगों को, क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट था उसके पास उसकी जो जिम्मेदारी थी कि सूचनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि लोग उन व्यवस्थाओं का, उन सुविधाओं का लाभ ले सकें। अगर टेलीमेडिसिन सुविधा है तो उसका लाभ लें, अगर परामर्श केंद्र है तो उस पर टोल फ्री नंबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि लोग वहां पर जाकर जानकारी ले सकें। इसी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात आई कि इम्यूनिटी, आप देखेंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इसकी जागरूकता जितनी कोविड के दौरान हुई उतनी शायद कभी लोगों को इम्यूनिटी के बारे में जानकारी नहीं रही होगी। और जो आयुर्वेदिक जो त्रिकुटु काढ़ा है, ये किस तरह से आपको मददगार हो सकता है, इसके बारे में लोगों तक जाएं। और आप देखेंगे कि आज लगभग पूरे देश में अगर आप जाएं तो घर घर में लोग आज काढ़े के बारे में जानते हैं, लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में चर्चा करते हुए आपको मिलते हैं, और एक एक व्यक्ति जानता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है और उसको बढ़ाकर कैसे हम कोरोना के संक्रमण से हम अपना बचाव कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन कैसे आपको मिल सकता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट मोड्स थी, अलग अलग तरह से आपको जो है, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि मोटिवेशन ऑफ कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मोटिवेट करना, उनको तो देखिए उनके लिए जो सहायता पैकेज की जो घोषणा केंद्र सरकार ने की, उनको की जो है उनको एक तरह से 50 लाख का बीमा की व्यवस्था की गई कि कोई जो कोरोना के संघर्ष में जो है अगर कोई कुछ क्षति होती है तो 50 लाख का बीमा किया। डॉक्टरों का, स्वास्थ्य जो कर्मी है उनका। मध्य प्रदेश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा कि हर विभाग का व्यक्ति, जो सफाई कर्मचारी है, पुलिस विभाग का है, जो भी है, जो कोरोना में संघर्ष में काम कर रहा है, उसको हम 50 लाख की सुरक्षा प्रदान करेंगे, जो कि उस बीमा से भी आगे का एक कदम था। तो उनको आप देखिए विज्ञापन आप देख रहे हैं, कोरोना से संघर्ष में जुटे योद्धाओं की सुरक्षा उनकी जो कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा। तो इस तरह से उनके कोरोना योद्धाओं को प्रणाम। इस तरह से लगातार उनकी चिंता करके, लगातार उनको सम्मान देकर, लगातार उनका मनोबल बढ़ाकर कोशिश की कि वो लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से करते रहें। आप देखिए, कल्पना करिए कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते तो कितनी अराजकता की स्थिति होती समाज में। वो जो सारे लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव थे, जिनकी इलाज की जरूरत थी, उनका क्या होता। तो इसीलिए ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि किस तरह से उस समय अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी हुई, हेल्थ एक्सपर्ट्स की कमी हुई, तो उनकी भी जो है जरूरत पूर्ति करने के लिए सरकार ने कदम उठाए और कहा कि हम उनको जो है तुरंत उनकी नियुक्ति करेंगे, तुरंत उनको जिम्मेदारी पर रखेंगे। जो भी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो योग्यता रखते हैं, जो मेडिकल क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनको हम मौका देंगे। उसका भी अभियान बीच में एक चलाया गया। आप देखिए किस तरह से चीजें लगातार बदलती गई और लगातार स्टेप बदलते गए। अब देखिए जो फिर उसके बाद कोविड गाइडलाइन जो आई, लॉकडाउन का जो फेज आया, लॉकडाउन के फेज में लगातार जरूरत थी कि हम कोविड गाइडलाइंस के बारे में लोगों को लगातार जागरूक करें। उसके जो स्टेप्स हैं उनके बारे में, होम क्वारंटीन क्या है, संदिग्ध प्रकरण क्या है, उनको कैसे करना है, ये सारी चीजें लोगों को लगातार बतानी थी कि किस तरह से आप जो है घर में रहें और आपके लिए सारी जरूरी चीजों की जो व्यवस्था है वो किस तरह से की जा रही है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये मुख्यमंत्री की अपील थी, उन्होंने अपील की कि जो है कि किस तरह से 21 दिन का जो देशव्यापी लॉकडाउन है, क्योंकि जो राज्य का मुखिया जब अपील करता है तो उसका एक अलग असर होता है, एक अलग प्रभाव होता है। लेकिन अपील करना कि आप घर में रहें और साथ साथ ये भी बताना कि आपकी जो जरूरी आवश्यकताओं की चीजें हैं, आप देख रहे हैं इसमें कि जो मुख्यमंत्री का संदेश है इसमें रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे दूध, फल, सब्जी, किराना, दवाइयां आदि की दुकानें यथावत खुलेंगी और सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ा के रखना, लोगों में एक हाहाकार ना हो, लोगों में एक अव्यवस्था पैदा ना हो, इसकी भी अपील लगातार करना, ये भी जनसंपर्क की जिम्मेदारी थी कि लोगों को बताते रहना कि आपकी व्यवस्थाएं जो जरूरी हैं वो की जा रही हैं और उनके क्या अरेंजमेंट है ये भी आप देखेंगे प्रेस नोट के माध्यम से कि जो है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब लॉकडाउन बढ़ाया गया, लॉकडाउन फिर और आगे लगाया गया, तो उनके बारे में भी लगातार कि उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकता है, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को समझाना। क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता था कि कहीं अनावश्यक तो नहीं है, कहीं गैर जरूरी तो नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है, लगातार उनको बताना, कन्विंस करना, समझाना। ये आप देखेंगे कि गवर्नमेंट
जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसने हर मुद्दे पर लोगों को कन्विंस करने की और जरूरी सूचनाएं लोगों को पहुंचाने की। आप देखेंगे जो आवश्यक वस्तु की जो आपूर्ति है, वो आपूर्ति किस तरह से की जा रही है, कहां से मिलेंगे, आप कहां संपर्क करेंगे लोगों से, किस तरह संपर्क करेंगे, कौन सा फोन नंबर है जिस पर कॉल करने से आप सब्जी मंगा सकते हैं, कौन से कॉल नंबर है जहां पर आप फोन करके अपने, अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए जहां आपके भोजन की व्यवस्था नहीं है, राशन की व्यवस्था नहीं है, तो आप उनकी भी व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं। किसानों के मन में जब चिंता पैदा हुई कि हमारी फसल पक गई, अब ये कटेगी कैसे, क्योंकि जो हार्वेस्टर्स थे वो हार्वेस्टर्स आ नहीं रहे थे, लॉकडाउन में वो अपनी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे। तो पहले किसानों को ये संदेश देना कि आपका पूरा गेहूं खरीदा जाएगा, आप चिंता मत करें, आपकी पूरी फसल काटने की व्यवस्था की जाएगी, इसकी चिंता न करें। जब किसानों की तरफ से ये संदेश आया कि हार्वेस्टर्स लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रहे, इसलिए फसल खेतों में खड़ी हुई है, उसको काटने की व्यवस्था नहीं, और हार्वेस्टर्स आप सब जानते हैं कि ज्यादातर जो मशीनें लेकर आते हैं वो पंजाब से आते हैं, वो पंजाब में है ज्यादातर। तो सरकार के द्वारा पंजाब के अखबारों में विज्ञापन दिए गए, हिंदी में और पंजाबी भाषा में विज्ञापन दिए गए कि हार्वेस्टर्स को सूचना दी गई विज्ञापनों के माध्यम से कि आप अपनी मशीनें लेकर आएं और किसानों की फसल की कटाई करें, आपको आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। और उनको एक टोल फ्री नंबर दिया गया कि अगर आप चाहें, आपको कोई असुविधा होती है तो आप टोल फ्री नंबर पर फोन लगाकर आप अपनी असुविधा बता सकते हैं। आपको प्रशासनिक स्तर पर आपको रास्ते में सबको सूचित कर दिया गया है कि आपको आने जाने में नहीं रोका जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हार्वेस्टर्स आए, वहां से निकले और उन्होंने आके पूरी फसल की कटाई की और किसानों को उससे सुविधा मिली। किसानों को भी विज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आप ये हार्वेस्टर्स हैं, इनके नंबर हैं, आप चाहें तो इनको फोन करके कॉल कर सकते हैं और बुला सकते हैं अपनी फसल की कटाई के लिए। तो इस तरह से एक जो बड़ी अव्यवस्था हो सकती थी उससे निपटने का, उस चुनौती से निपटने का काम जनसंपर्क विभाग ने किया और हार्वेस्टर्स भी आए, किसानों की फसल भी कटी। उसके बाद फिर जिम्मेदारी थी कि किसान मंडी तक पहुंचे, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे थे। तो मंडियों में पहुंचकर अपने अनाज को बेचना, अपनी फसल को बेचना, ये भी निश्चित रूप से बड़ा चैलेंजिंग था कि कैसे आकर वो बेचेंगे। तो किसानों से अपील की गई कि यदि आप ये विज्ञापन देख रहे हैं, आपके किसानों को जो है वो बताएगा कि पूरी आपकी फसल आपकी की जाएगी। और एसएमएस की व्यवस्था की गई कि एसएमएस है जिससे कि एक बार में मंडी में किसानों की भीड़ न लगे। कोरोना से बचाव के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो मंडियों में भी जब फसल बेचने के लिए किसान आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए उनको बताया गया कि आपको एसएमएस से सूचना दी जाएगी कि आपको किस तारीख को कितने बजे आपको अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में आना है। तो जिससे अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया और एक समय में एक साथ सारे किसान ना आए तो उनको अलग अलग डेट में डिवाइड किया गया, अलग अलग टाइमिंग जोन में उनको डिवाइड किया गया। और उसकी वजह से यह हुआ कि 50 दिन में मध्य प्रदेश में 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ। करीब 16 लाख किसानों ने अपना गेहूं आकर मंडियों में बेचा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में एसएमएस के माध्यम से उन किसानों को सूचना दी गई और वो विज्ञापनों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से उनको सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचाई। किसानों ने उसका पालन किया और कहीं भी किसी भी मंडी में कहीं भीड़भाड़ नहीं हुई, कहीं भी कोई दिक्कत। और इस पूरी प्रक्रिया में आपको जानकारी अच्छा लगेगा कि एक भी किसान कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, जिसमें लोग ये मान के चल रहे थे कि बहुत अव्यवस्था हो सकती है, जिसकी आशंकाएं लोग व्यक्त कर रहे थे। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में इस बार रिकॉर्ड बनाया और पूरे देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा। 16 लाख किसानों ने मंडियों में आकर अपना अनाज बेचा और वहां पर बकायदा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था रही, बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई और बकायदा जो है उनको जो समर्थन मूल्य पर जो उनको पैसा दिया जाता वो उनको दिया गया। तो आप इस तरह से देखेंगे कि कितना चुनौतीपूर्ण काम था एक एक किसान तक ये सूचना पहुंचाना और सूचना इतने प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना कि वो उसका पालन करना, उसका अनुसरण करना। इसी तरह से फिर एक चैलेंज आया कि जब पूरे लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रोसेस शुरू हुई तो अनलॉक की प्रोसेस में भी फिर ये चुनौती थी जनसंपर्क विभाग के सामने कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग अनलॉक होते ही बाहर निकल पड़े और एकदम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इन सबको भूल जाएं, सैनिटाइजेशन, और वो एक ऐसी स्थिति हो जाए कि लगातार कोरोना
जो कहीं कहीं हमें दिखाई भी दिया। लेकिन लगातार लोगों को जागरूक करना, लगातार लोगों को, क्योंकि चुनौती ये थी कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देना था, इसलिए आपको अनलॉक की प्रोसेस। तो अनलॉक को लेकर दो तरह के अलग अलग मत थे। कुछ लोगों का कहना था कि अनलॉक की जरूरत नहीं है, इसलिए क्यों अनलॉक किया जा रहा था। उनको ये समझाने की जरूरत थी कि अनलॉक प्रोसेस क्यों शुरू की जा रही है, उनको इस बात को लेकर कन्विंस करना था। और कुछ लोग अनलॉक की प्रोसेस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अनलॉक से वो अव्यवस्थित हो जाते, अराजक हो जाते, उनको रोकना भी आपकी जिम्मेदारी थी। तो देखिए, दो अलग अलग डायरेक्शन में आपको काम करना था। जो अनलॉक को अनावश्यक मान रहे थे, उनको ये समझाना था कि अनलॉक की प्रोसेस क्यों जरूरी है, और जो अनलॉक से अव्यवस्थित हो सकते थे, उनको ये बताना था कि आपको कैसे संयम रखना है, आपको कैसे धैर्य रखना है, आपको किन चीजों का पालन करना है। इसके लिए विज्ञापनों के माध्यम से, इसके लिए मुख्यमंत्री जी के संदेश के माध्यम से कि किस तरह से हमें जरूरी है, लेकिन हमको दोनों बातों का ध्यान रखना है। हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदगी भी जरूरी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमें जान है जहान है की बात को भी ध्यान में रखना है, इसलिए हम उसको भी पालन करें जो हमारी गाइडलाइंस हैं। तो इस तरह से हर चुनौती का सामना कोविड के दौरान जनसंपर्क विभाग ने किया और लगातार करता जा रहा। लगातार जरूरत उसकी है कि लगातार उस पर नजर रखना। और फिर आप देखिए कि जिस तरह से माइग्रेंट लेबर की अचानक समस्या आई, माइग्रेंट लेबर अपने अपने घरों को पैदल चल पड़े, दौड़ पड़े वहां से। कई लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, कई लोग भी रास्ते में ही मृत्यु ने उनका वरण कर लिया, कई लोगों के बच्चे भूखे प्यासे रहे। तो उनकी लगातार व्यवस्थाएं करना, उनको टोल फ्री नंबर देना। आप देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में विज्ञापन देकर, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो ज्यादातर जो लेबर है वो 4 राज्यों से देश के दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसमें थोड़ा बहुत झारखंड और छत्तीसगढ़। इन राज्यों के ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, वहां उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में। और इन सारे राज्यों के लोग जैसे ही लॉकडाउन लगा तो थोड़ा कुछ समय तो उन्होंने धैर्य रखा, उसके बाद उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और वो अपने अपने घरों को लौटने लगे। उनके राशन की, भोजन की, क्योंकि वहां उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, सारी समस्याएं पैदा होने लगी और एक बहुत ऐसी स्थिति लगने लगी कि लगता है कि इसको कैसे फेस करेंगे, कैसे इसका सामना करेंगे। लेकिन इमीडिएट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो पीआर डिपार्टमेंट इनके एक्टिव हुए और उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, जो उनको कम्युनिकेट करना था उसको कम्युनिकेट करना शुरू किया। और धीरे 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 काफी कुछ हद तक उसको जो विशेष ट्रेनें चलाई गई, उनकी जानकारियां विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक पहुंची। राज्य सरकारों ने जो उनके भोजन पानी की व्यवस्थाएं की, उनके लिए वाहनों की व्यवस्थाएं की, उनको अपने अपने जिलों तक पहुंचाने की जो व्यवस्थाएं की, उन सारी व्यवस्थाओं की सूचनाएं मीडिया के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। उन राज्यों में विज्ञापन देकर, खबरें प्रकाशित कराकर, जहां पर कि वो उन राज्यों में उन लोगों तक पहुंचे, उनको टोल फ्री नंबर दिए कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आपके लिए हम करेंगे, वाहन की व्यवस्था करेंगे, आपके लिए ट्रेन की व्यवस्था करेंगे, आपके लिए फला तारीख को ट्रेन चल रही। ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंची और देखी कि धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित आपको होता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो है, और उनके लिए जो सरकारों ने जो व्यवस्थाएं की कि उनको, उनके मजदूरों को, जो अन्य राज्यों में जो रुके हुए मजदूर थे उनके लिए जो 1,000 रुपए की व्यवस्था की, उनके लिए जो सहायता पैकेज की व्यवस्थाएं की, तो उन सारी जो पेंशन इत्यादि थे उनको पहले एडवांस में उनके खाते में डाल दिए गए। ये सारी जानकारी आप देखिए किस तरह से। नहीं करें चिंता, रखें अपना ख्याल, आपको वापस लाएंगे हम हर हाल। ये देखिए जो मध्य प्रदेश से बाहर फंसे जो मजदूर भाई बहन थे उनसे अपील की गई, और जो दूसरे राज्यों के अखबारों में ये विज्ञापन, ये टोल फ्री नंबर आप देख रहे हैं कि 2411, जो ये सारी चीजें लोगों तक, जानकारियां लोगों तक पहुंची और लोगों ने इन जानकारियों को पढ़कर इनका इस्तेमाल किया और उन सारी सुविधाओं को जो सरकारों के द्वारा जो उपलब्ध कराई गई थी, उन सारी सुविधाओं का लाभ लिया और एक व्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग दिया। ये गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की एक तरह से सफलता थी और यही उसकी इफेक्टिवनेस थी। कि आप देखेंगे कि कितने अलग अलग जो है, अगर ओवरऑल हम देखने की कोशिश करें कि पब्लिक रिलेशन ड्यूरिंग कोविड-19 तो कितने अलग अलग तरह के काम किए गए। गरीबों के लिए, गरीबों को एड्रेस किया गया, आजीविका सुनिश्चित करने का काम किया गया, कोरोना, किसान, औद्योगिक विकास, इतने अलग अलग टारगेट थे आपके सामने, इतने अलग अलग लक्ष्य थे और सबको जो है आपने चुनौती के रूप में लिया और सबको आपने एड्रेस किया। अब आप देखिए एक नई समस्या सामने आई इस बीच में कि जो प्रवासी मजदूर लौटकर अपने अपने राज्यों में आए,
उनको रोजगार की समस्या। वो चाहते थे कि हम अपने घर में ही, अपने गांव में ही, अपने कस्बे के करीब अपना रोजगार हासिल करें। तो बड़ी संख्या में उनके लिए मनरेगा में मजदूर की व्यवस्था की गई, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई, उनको पहुंचाए। एक मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल एक तैयार किया, उसके बारे में उनसे अपील की गई कि आप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इस तरह से मजदूरों का भी रजिस्ट्रेशन होगा, और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो उद्योगों के लोग हैं, जो उनको नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि एक ब्रिज का काम हो और उस पोर्टल पर नौकरी देने वाला और नौकरी लेने वाला दोनों का रजिस्ट्रेशन हो, दोनों एक दूसरे के बारे में जान सकें और अपनी जरूरत के मुताबिक दोनों एक दूसरे से संपर्क कर सकें। कई बार मजदूरों ने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट किया, कई बार एम्प्लॉयर ने मजदूरों से कांटेक्ट किया, उनका स्किल, उनकी विशेषज्ञता इत्यादि सबके बारे में जानकारी दी, और उस पर लाखों मजदूरों ने, आप देखिए कि ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की सफलता कि लाखों मजदूरों ने उस पर पंजीयन कराया और हजारों लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिला, प्राप्त हुआ। तो इस तरह से फिर आप देखेंगे कि जब रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमी की बात आई, रीओपनिंग ऑफ इंडस्ट्री की बात आई, तो लोगों को बताना था कि क्यों ये जरूरी है, किस तरह से है, और उसके लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए गए। तो जैसे कि जो गांव में जो महिलाएं थी उनको रोजगार आजीविका की व्यवस्था करने के लिए एक जीवन शक्ति योजना सरकार लेकर आई, जिसमें शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं उनका पंजीयन हुआ, उनको मास्क बनाने का काम दिया गया, और उसके दो उद्देश्य थे कि महिलाओं को आजीविका की व्यवस्था होगी और जो मास्क जो आज जरूरत है वो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो सकेंगे। तो 10,000 महिलाओं ने उस पर पंजीयन कराया, 20 लाख मास्क बनकर तैयार हुए, जिसके मास्क बनाने की जो उनका मेहनताना है वो महिलाओं को सरकार द्वारा उनके खाते में जमा कराया गया, और वो मास्क आम जन को बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए सस्ती दरों में। इसी तरह से देखेंगे कि कोरोना के बाद जब लोगों में एक वापसी हुई, तो लोगों में हौसला बढ़ाना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, उनके अंदर कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ये उनके अंदर एहसास पैदा करना कि सब पटरी पर सामान्य दिखाई देने लगे, लौट आए लोग, तो और लोगों को लगने लगे कि कहीं कुछ नहीं हुआ है और विकास की हमारी जो प्रक्रिया वो लगातार चल रही है, विकास की गति हमारी लगातार चल रही है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना लोगों का, ये फिर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की चुनौती थी, और लगातार इस चुनौती का सामना पब्लिक रिलेशन में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ओवरऑल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि कितना चैलेंजिंग था, कितनी अनसर्टेनिटी थी, कितनी चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी, बहुत एक कह रहे कि अचानक कई बार यू टर्न ले रही थी चीजें, कई बार आपके सामने किस तेजी से आप देखेंगे कि आप चुनौती को शायद समझ पाए होंगे कि कितनी तेजी से अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन थे, कितने अलग अलग तरह के पब्लिक्स थे, कितने अलग अलग तरह के संदेश आपको लगातार तैयार, आपकी जो प्लानिंग थी, आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो जनसंपर्क में हम इस पर बहुत फोकस करते हैं, उस प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में आप देखेंगे कि लगातार आपको चेंज करना पड़ रहा था, लगातार आपको रिवाइज करना पड़ रहा था, उसको लगातार आपको रिव्यू करने की उसमें आवश्यकता थी। लेकिन अगर आप अलर्ट थे, अगर आप उस चुनौती को आप स्वीकार करने के लिए तैयार थे, तो आप देखेंगे कि लगातार सारी चीजें इतनी व्यवस्थित ढंग से होती चली गई कि सभी चीजें, शुरू में ऐसा लगा कि शायद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन शुरुआती दिक्कतों के बाद, कठिनाइयों के बाद लगातार चीजें व्यवस्थित हो गई। तो इससे आप समझेंगे कि कोरोना दुनिया के इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना है, पहली बार एक ऐसी चुनौती है जिसने गवर्नमेंट के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स को पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि एक अचानक से नई समस्याओं को फेस करना सिखाया है, अचानक से आने वाली चुनौतियों को का समाधान करना उसने सिखाया है, और किस तरह से जनसंपर्क विभाग को हर वक्त हर समय तैयार रहना चाहिए, ये कोरोना ने एक तरह से सिखाया है। और इससे हम समझ सकते हैं, और ये चुनौती अभी खत्म नहीं हुई, ये चुनौती अभी लगातार जारी है, ये कंटिन्यू है, लगातार हम अभी भी बदलाव देख रहे हैं, लगातार चीजें बदल रही हैं, लगातार अभी भी नई नई तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जिनको लगातार पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को एड्रेस करना होता है, लगातार उनको समझना होता है, और उनके लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, मैसेज सब तैयार उनको करना होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब पब्लिक रिलेशन ड्यूरिंग कोविड की बात करते हैं तो हम उसकी एक अनिश्चितता में एक निश्चितता
अव्यवस्था के बीच में व्यवस्था और एक निश्चितता के बीच में एक लचीलापन, ये जो है ये एक बहुत ही तरह के विरोधाभास थे जो हमें जनसंपर्क में कोविड-19 के दौरान हमें दिखाई दिए। जिनको जो है, जिनसे हमारे जो युवा जनसंपर्क कर्मी हैं, हमारे जो मीडिया के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चुनौती को समझना है। इस केस स्टडी के माध्यम से, इन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हम अपने आने वाली जो जनसंपर्क कर्मियों की जो पीढ़ी है, आने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको हमें तैयार करने की आज आवश्यकता है कि किस तरह से हम इस उदाहरण के माध्यम से, अभी तक हम क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करते थे कि पब्लिक रिलेशन क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत मददगार होता है, लेकिन क्राइसिस इस तरह का होगा, इतनी अनिश्चितताओं, इतने बदलाव, इतने चेंजेस के साथ क्राइसिस होगा, ये शायद कभी किसी ने महसूस नहीं किया था। ये पहली बार ये अनुभव करने का मौका मिला है। तो इसके माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को, आने वाली पीढ़ी को हम सिखा सकते हैं कि किस तरह से, और ये आने वाले समय में इस तरह की घटना रिपीट होगी या नहीं होगी ये कहना, लेकिन ये तो पहली बार हुई। ये हमारे यहाँ जो महामारी है, ये हमने कहा, हमने पढ़ा अभी मीडिया में कि लगभग 100 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी, कभी इन्फ्लुएंजा के रूप में, कभी प्लेग के रूप में हमने देखा, लेकिन ये उन सबसे बिल्कुल अलग था। ये जो हमारी महामारी है, ये बिल्कुल अलग महामारी है और जो लगातार जारी है, और अभी हम ये भी कह पाने की स्थिति में नहीं है कि ये कितने दिन तक चलेगी, कब तक इसका सामना हमें करना होगा। उसके लिए हमें लगातार तैयार रहना होगा। तो 24/7 एक तरह से जो चुनौती है, उसको हमको लगातार फेस करना है, लगातार। और इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और कुछ नए आयाम ऐड हों, कुछ नई पब्लिक्स ऐड हों, कुछ नए टारगेट इसमें ऐड हों, कुछ नई चुनौतियां आए जिनकी हमें नए ढंग से स्ट्रेटेजी बनानी पड़े और हमें काम करना पड़े। तो इस तरह से हमें मानसिक रूप से अभी भी इसके लिए तैयार रहना है कि हम उन हर चुनौती का सामना करने के लिए और सफलतापूर्वक काम करने के लिए हम वहां पर तैयार रहें और अपने उद्देश्यों को पूरा करें और सफलतापूर्वक अपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को पूरा करें, ये ध्यान रखना है। तो यही कह के मैं, अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो उनको मैं लूंगा और अपनी बात मैं अभी यहाँ खत्म करना चाहता हूँ कि हम इस नए अनुभव से सीखें और आगे के लिए बहुत सारी चीजें, रणनीति बनाने में हमें मददगार होगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, एक लंबा और सारगर्भित व्याख्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे जो प्रतिभागी अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, एक दो सवाल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मंदसौर विश्वविद्यालय की तरफ से कपिल सवाल करने वाले हैं। कपिल शर्मा। जी कपिल, पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर, मेरा नाम कपिल शर्मा है। नमस्कार। नमस्कार जी कपिल। हाँ जी जी सर। तो मेरा प्रश्न ये था कि हालांकि सर आपने लॉकडाउन से लेकर के अनलॉक तक की सारी प्रोसेस आपने हमको बताई, प्रक्रिया आपने बताई, और सर हम जो जानना चाह रहे थे कि जनसंपर्क विभाग आखिरकार कैसे धरातल पर योजनाओं को सूचनाएं प्रदान करता है, क्योंकि सर हम देखते हैं कि अंचल क्षेत्रों में इतने माध्यम नहीं आ सकते या संचार माध्यमों का इतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन आप विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके, संचार माध्यमों का प्रयोग करके आप सूचनाएं आसानी से तक पहुंचा देते हैं और एक आम नागरिक भी सूचना को आसानी से ग्रहण कर सकता है। सर मेरी प्रश्न ये था आपसे, क्योंकि सर आपने अपने प्रारंभ से ही आपने इस बात का जिक्र किया है कि जनसंपर्क विभाग के अधिकारी या कर्मी प्रोत्साहन कर रहे थे, कोरोना योद्धाओं को हो या सर नर्सिंग स्टाफ को हुआ। तो सर मेरा प्रश्न ये थोड़ा इनफॉर्मली रहेगा, लेकिन ये रहेगा कि सर जनसंपर्क विभाग को प्रोत्साहन का तत्व क्या था सर, क्योंकि इस महामारी में आप भी कह रहे हैं कि ये भी आपके पहला ऐसा समय रहा है जिसमें आपने ये अनुभव लिया है। तो सर इस समय अंतराल में सर आपको प्रोत्साहन कैसे मिला सर इन सब कामों को करने के लिए? देखिए, जब आपके सामने चुनौती आती है, आपके सामने जिम्मेदारी का आपको एहसास होता है और आपको जब चारों तरफ, देखिए क्या होता है कि जब आप दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं तो आप उसमें प्रोत्साहन आप खुद भी ले रहे होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं आपके सामने जब इस तरह की खबरें आती हैं लगातार कि लोग किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, लोग अपनी जान की परवाह किए बिना। देखिए ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं वो पीपीई किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी सावधानियां बरत रहे हैं, सारी सुरक्षा उपायों को अपना रहे हैं, क्योंकि आपको समझदारी से तो काम लेना है। और उसके सारे उपायों के बावजूद भी
आप जो है एक लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं, लोग अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के रूप में आपकी ड्यूटी है, नर्स के रूप में, पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में, पुलिस कर्मचारी के रूप में आपकी जिम्मेदारी, सफाई कर्मचारी के रूप में आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी जिम्मेदारी है। तो आपकी ड्यूटी जो है, आप ड्यूटी को समझ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं और आप उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, अपने सुरक्षा उपायों को भी अपना रहे हैं, अपनी भी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। तो जब आप एक दूसरे को पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोबल से काम करते हुए देखते हैं, तो एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं आप मदद करते हैं। आपको लगता है कि जब डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव लोगों को बचाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, वो जो कि सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, कोरोना पॉजिटिव के सामने होते हैं, उसके सबसे नजदीक होते हैं, वो जब उसको बचाने के लिए काम कर सकते हैं, तो समाज में आप तो दूर रहकर ही काम कर रहे हैं, फिर आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं करना चाहिए? आपको अपना काम क्यों नहीं करना चाहिए? बाकी लोग तो उनसे कम खतरे में हैं। तो इसलिए जब आप देखते हैं समाज में इस तरह से लोग हैं, और आप देखेंगे कि हमारे देश में, दुनिया में सैकड़ों ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इतनी बेहतर ढंग से काम किया, इतने अच्छे ढंग से काम किया कि उनके योगदान का जितना जिक्र किया जाए, जितनी उसकी प्रशंसा की जाए, मुझे लगता है कि वो कम दिखाई देगी। तो इसलिए एक दूसरे का मनोबल बढ़ता है। जब एक आदमी काम करते हुए दिखाई देता है तो दूसरे को भी लगता है कि हमें भी काम करना चाहिए। तो इसलिए हमें भी लगता था कि हमारी ड्यूटी है कि सूचनाएं लोगों तक पहुंचे। अगर सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तो लोग उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सुविधाओं की जानकारी अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो उन सुविधाओं का लाभ कैसे उठाएंगे? और अगर सुविधाओं का लाभ नहीं उठाएंगे तो उनकी परेशानी कैसे दूर होगी? उनको भोजन कहाँ मिल रहा है, उनको राशन कहाँ मिल रहा है, उनके आवागमन की व्यवस्था क्या है, उनकी इलाज की व्यवस्था क्या है, उनकी दवाई की व्यवस्था क्या है, उनके लॉकडाउन में उनको कैसे रहना है, कैसे उनको काम करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीजें नहीं जानेंगे तो कैसे उसका वो पालन कर पाएंगे? तो इसीलिए ये तो एक तरह से जिम्मेदारी का भाव और एक दूसरे को काम करते हुए देखते भी आपको प्रेरणा लेने की आपको आवश्यकता होती है और मिलती भी है आपको। तो इसलिए सब एक दूसरे को प्रेरित कर रहे थे। और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम कभी इस तरह का काम करते हैं तो सब एक दूसरे की जो अच्छे काम है उनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है, उनके योगदान को प्रचारित प्रसारित करना जरूरी होता है। इसलिए हमेशा नेगेटिव चीजें ही नहीं होती, पॉजिटिव चीजें भी एक दूसरे को काम करने में कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती हैं, वो भी मदद। इसीलिए हम कहते हैं कि कई बार जो सफलता की कहानियां हैं, सक्सेस स्टोरी हैं, जो पॉजिटिव स्टोरी है, उनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत धन्यवाद सर। जी कोई सर एक मेरा सवाल है। क्या नाम है? अनुराग जी। जी मनीष जी सर, मैं अनुराग हूँ सर, अनुराग द्विवेदी। मैं माखनलाल से मैंने एड एंड पीआर का कोर्स किया है और अभी जागरण लेक सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ सर, मास कम्युनिकेशन। सर मेरा प्रश्न सर हाँ, ये बताओ। है सर, क्या सर आपको लगता है कि कभी कभी जो मीडिया है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है? बिकॉज जो पीआर का जो हमारा रोल है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, बट एट द सेम टाइम मीडिया उस चीज को कॉन्फ्लिक्ट कर देता है। एक एग्जाम्पल था स्टार्टिंग में तबलीगी जमात, और सर उसको मीडिया ब्लेम कर रहा था, वर्डिक्ट दे रहा था। सर ऐसा आपको लगता है कि मीडिया कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है? देखिए, वो चूंकि गवर्नमेंट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का पक्ष नहीं था या वो उसका बंधु नहीं था, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। चूंकि आपने सवाल खड़ा किया है तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि हमको कोरोना के पूरे इस अभियान के दौरान कई बार ऐसा लगा कि जो फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, या इस तरह की चीजें हैं जो कि दिक्कतें पैदा कर सकती हैं, इस तरह की खबरें मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा की गई। और उसके लिए जनसंपर्क विभाग ने पूरा एक अलग से सेल बनाया था जिसने लगातार नजर रखी कि जो फेक न्यूज है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मीडिया से लगातार ये अपील की गई थी कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप देखेंगे कि कितना अलग अलग तरह का क्योस क्रिएट किया गया। तो ये कोरोना के बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में उन्होंने कहा कि गर्म पानी से पीने से ठीक हो जाता है, फलानी चीज से ठीक हो जाता है, ऐसा करने से कोरोना ठीक हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी फेक न्यूज थी, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी। तो बार बार मीडिया से ये आग्रह किया गया कि आप जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सोर्सेज हैं,
जो गवर्नमेंट सोर्सेस हैं, जो ऑथेंटिक एजेंसीज हैं, WHO इत्यादि, उनके सोर्सेस से ही आप जानकारियां दीजिए, गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, लोगों में कोई अव्यवस्था या कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके बारे में। और गवर्नमेंट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ने भी एक अपना सेल बनाया हुआ था जो लगातार इस तरह की फेक न्यूज पर रखता था। कोशिश रहती थी कि जितनी तेजी से फेक न्यूज आई है उससे ज्यादा तेज गति से उसकी सही और प्रामाणिक जानकारी लोगों तक पहुंचा दी जाए, जिससे फेक न्यूज का असर खत्म हो जाए। ये भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की चुनौती थी, जिस चुनौती का सामना लगातार जनसंपर्क विभाग ने किया और अभी तक वो जारी है। तो ये चीजें गलत हैं, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा एक अव्यवस्था पैदा करना या एक सेंसेशन पैदा करना, ये बिल्कुल, इससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता है और इससे सबकी असहमति ही है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हुई हैं तो उनको नहीं होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए और लगातार रोकने के प्रयास भी किए गए और काफी हद तक रुकी भी चीजें। और धीरे धीरे मीडिया की समझ में भी आया कि ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, इससे वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे और एक गैर जिम्मेदारी का वातावरण उनके बारे में बनेगा जो कि ठीक नहीं है। तो उसमें सुधार भी आया, बहुत सी चीजों में बदलाव भी दिखाया। तो ऐसा नहीं है, और बिल्कुल आपकी बात सही है कि कई बार दिक्कतें होती हैं जिनको हमको सामना करना होता है। जब प्रवासी मजदूरों का मामला हुआ तो उस समय भी आप देखेंगे कि कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। कोर्ट में कहा कि भाई गलत जानकारी, आप देखेंगे कि एक जानकारी वहां बॉम्बे में वीटी स्टेशन पर सारे मजदूर इकट्ठे हो गए, कहीं से ये जानकारी चली गई थी कि आज से ट्रेन चालू होने वाली है और सारे लोग एकत्रित हो गए। आप देखेंगे दिल्ली में आनंद नगर पर सारे मजदूर इकट्ठे हो गए थे। तो ये भी एक तरह से गलत जानकारी के कारण ही हुआ था, जिसके कारण कितनी अवस्था हुई और बाद में मीडिया का क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो ऐसी चीजों पर लगनी चाहिए और ऐसी चीजों से बचने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मीडिया को बचना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक सवाल मेरा भी है, समय तो बीत रहा है लेकिन बस एक सवाल ये है कि एक समय तक जब हम जनसंपर्क की बात कर रहे हैं तो जन माध्यमों की भी बात कर लें, लेकिन कोरोना के समय में जो जन माध्यम अब हम देख रहे हैं वो सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित सा हो गया है। देखा कि हमने अखबार भी बंद हो गए हैं, बहुत सारे अखबारों की प्रतियां कम कर दी गई हैं। तो ऐसे में लोक गीतों की परंपरा, लोक नाट्यों की परंपरा या जो लोक कलाएं हैं, क्या उनको खतरा है इस समय से? बीच में आपकी कुछ आवाज डिस्टर्ब हो गई, थोड़ा रिपीट कर सकते मनीष? हाँ, मैं कह रहा था सर कि जो हमारे लोक नाट्य है, जो लोक साधन है, लोक माध्यम है, जैसे वो लोक नाट्य, लोक कलाएं हो गई, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्ति कला, या फिर जो लोक नाट्य है या लोक गीत है, उनकी एक पूरी परंपरा खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। कोरोना काल में हमने देखा कि उर्दू के बहुत काफी बड़े जो दास्तान गो है हिमांशु वाजपेयी, वो कई बार अब लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद की हालात अगर देखें तो कई बार लिखते रहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब लॉकडाउन की बात करें या जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, क्योंकि अब अनलॉक की प्रोसेस भी शुरू हो गई, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है अभी कि एक जगह पर, एक स्थान पर एक साथ बहुत सारे लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। तो जो हमारी जो प्रदर्शनकारी कलाएं, जो परफॉर्मिंग आर्ट है या जो ऐसे जो हमारे कम्युनिकेशन के मोड है, जो परफॉर्मेंस के माध्यम से मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, तो उन पर भी असर पड़ा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर पालन करेंगे तो वो संभव नहीं है आज, तो इसलिए उन पर पड़ा है। लेकिन लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि बहुत इस समय में क्रिएटिविटी भी हमको बहुत ज्यादा देखने को मिली है। क्रिएटिविटी में लोगों ने नए नए तरीके इजाद किए हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो फिल्म फेस्टिवल हैं, बहुत सारे जो लोक कला के जिससे जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो ऑनलाइन हुए हैं। कलाकारों ने जो है ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से, मैं देख रहा था कि अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक समूह है, उसने तो इंटरनेशनल जो है एक तरह से थिएटर फेस्टिवल ऑनलाइन कर डाला और उसने देश के दुनिया के कई अलग अलग देशों के कलाकारों का परफॉर्मेंस उन्होंने कराया और ऑनलाइन जो है उन्होंने दुनिया के कई देशों को दिखाया, बताया लोग। तो इस तरह से भी नए नए प्रयोग हुए हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों ने, टेक्नोलॉजी के प्रति फेमिलियरिटी भी थोड़ी लोगों की बढ़ी है, उसका इस्तेमाल भी बढ़ा है लोगों में, तो ये है। लेकिन धीरे धीरे लोग उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह से अब देख रहे हैं कि अनलॉक की प्रोसेस में पहले कहा था कि कम संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ गई, 100 तक पहुंच गई। चुनाव भी अभी चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चुनाव में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 100 तक की लोगों की गैदरिंग हो सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं और धीरे धीरे सामान्य होंगी। पर लेकिन ये कि अब चूंकि हम बात न्यू नॉर्मल की कर रहे हैं
कि कोरोना के बाद जो है अब जो नॉर्मल है वो न्यू नॉर्मल होगा, तो न्यू नॉर्मल के लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहें और उसकी पूरी तैयारी कैसे करते हैं हम, कितने धैर्य के साथ, कितने संयम के साथ, कितनी प्लानिंग के साथ करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो धीरे धीरे जो लोक कलाएं हैं ये धीरे धीरे लौटेंगी, अपने वापस शेप में आएंगी और कलाकारों ने भी अपने क्रिएटिव ढंग से ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया, वो परफॉर्मेंस उनका हो रहा है। और धीरे धीरे अब जब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गैदरिंग की बात होगी तो मुझे लगता है कि फिर स्टेज परफॉर्मेंस और जो ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस है वो भी शायद, क्योंकि अब तो हम सिनेमा घरों के और जो अपने मॉल हैं इनके खुलने की भी बात कर रहे हैं, तो जब सिनेमा घर खुलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग सिनेमा घरों में बैठ के फिल्में देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर फिल्म देख सकते हैं सिनेमा घरों में तो फिर परफॉर्मिंग आर्ट का भी लुत्फ ले सकते हैं वो लोग और उन कलाओं को भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे नॉर्मल होगा। न्यू नॉर्मल के लिए हमको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। थैंक यू। कोई और सवाल है कि हम लोग इसको अंतिम पड़ाव की तरफ ले चलें? ओपन थिएटर भी मनीष आप देख रहे हैं कि शुरू हो चुके हैं। अब कई जगह से मुझे खबरें पढ़ने को मिली कि ओपन थिएटर भी अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। जी सर, जी सर, अभी MPSD ने ही स्टार्ट कर दिया है थिएटर को। तो सर आज के वेबिनार से हम अंतिम पड़ाव की तरफ हैं और हमने देखा कि फेक न्यूज के इस दौर में एक जो हम कह सकते हैं कि अधिकृत व्यक्ति से हमने कोरोना काल में कैसे जनसंपर्क करें इस विषय पर हमने समझा, जाना और मुझे लगता है कि एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमें आज मिली है सरकार की तरफ से, सरकार जिस तरीके से जनसंपर्क लगातार कोविड-19 के दौरान कर रही थी उसकी अधिकृत सूचना आज हमें इस वेबिनार के माध्यम से मिली है। वो भी कोविड की सिचुएशन की वजह से ही मिल पाई है, वरना हम आपको कैसे बुलाते हैं और इसको इस तरीके से दुनिया देश भर के जो बाहर के जो हमारे प्रतिभागी हैं वहां तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि कोविड सिचुएशन में ही हम वेबिनार भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं मंदसौर विश्वविद्यालय की तरफ से कि आपने हमारी जो पोस्ट थी उसमें आप हमें सहभागी हुए और आपने हमें कीमती समय दिया। तो बहुत धन्यवाद सर आपके इस कीमती समय के लिए। दूसरा, जो हमारे प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए रहे लास्ट तक, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आने वाले दिनों में हम जब भी कभी वेबिनार की सूचना या वर्कशॉप की सूचना होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप आने वाले दिनों में भी हमसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सर। Thank you, Manish. Thank you to Mansoor University. Thank you to all participants, all students, all faculty members, and thank you, Manish. Thank you. Thanks a lot to you. Best wishes for you. Thank you, sir.